उनकी इन्वॉल्वमेंट, एक तरह से कहें तो अलर्ट रहना, सीखने की कोशिश करना, सीनियर से कमांड लेना, कैसे कैसे वो इसको बिल्कुल आप कैसे ठीक थे, आंकते वो हैं? बिल्कुल ठीक थे। देखिए जी, पहले को पायलट बनता है आदमी, हम्म। उसके बाद कमांडर बनता है। हम्म। बिना सीखे तो कमांडर बन नहीं सकता, उसके हम्म। ऊपर बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कमांडर हम्म। बनता है। उसके बाद वो चेक पायलट बना, जो हम्म। दूसरे पायलटों को, नए लोगों को सिखा सके। उस हम्म। पोजीशन में ये हादसा हुआ है। लास्ट आपकी कब मुलाकात हुई थी सुमित सब्रवाल से? मेरी हुई होगी साहब 20 एक साल तो हो गए कम से कम। कुछ बातें याद हैं आपकी जो आप नहीं, वो दोनों के अच्छा बीच बच्चा था, एक्सचेंज? बढ़िया तरह, बहुत इज्जत देता था अच्छा, आपने जो कवरेज देखा है जी। सुमित सब्रवाल को, एक पायलट को दोषी करार देने या करार दिखाने की कोशिश में, हिंदुस्तानी और विदेशी अखबारों में एक डिस्क्रिमिनेशन देखा आपने, अंतर देखा? देखा, मुझे बड़ा गंदा लगा। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। हम्म। जब तक आपकी फुल रिपोर्ट आए ना, किसी को कैसे आप गुनाहगार बना दोगे। उनके कभी लगा ऐसा एहसास हुआ आपको, कभी कोई स्ट्रेस? नहीं, मुझे तो ऐसा तो कुछ फील हुआ नहीं जी। हम्म। नमस्कार। आज की हमारी बातचीत उस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी जो अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद देश और दुनिया के लोग कर रहे हैं। क्या यह हादसा पायलट की गलती थी? कई विदेशी अखबार, कुछ तथाकथित विश्लेषक और यहां तक कि कुछ मीडिया चैनल इस हादसे का जिम्मेदार उस इंसान को ठहरा रहे हैं जिसने आखिरी सेकंड तक यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की, कैप्टन सुमित सभरवाल। आज कैप्टन सुमित सभरवाल उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके साथ काम कर चुके लोग ये ज़रूर बताते हैं कि सुमित कितने सधे व्यक्तित्व और कितने मजे हुए पायलट थे। आज हमारे साथ एक अनुभवी कैप्टन, जिन्होंने कैप्टन सुमित के साथ लंबा वक्त गुजारा है, साथ ही साथ उड़ान भरी है, कैप्टन नरेश बेरी। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। नमस्कार पवन जी। सबसे पहले मैं सारी दिवंगत आत्माओं को, जो इस दुनिया से छोड़ के चले गए इस हादसे में, उनकी आत्माओं को शांति मिले, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा। मेरे साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत कई दिन से मैं आपके पीछे पड़ा रहा कि एक बार हमारे साथ आके बातचीत करिए। आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि हम ये जानना चाहते थे कि आपके साथ उन्होंने उड़ान भरी है, आपके को पायलट होते थे सुमित, उसके अलावा आपके घर आसपास थे, आप उनको बचपन से जानते थे। कैसे जानते हैं आप सुमित सब्रवाल मैं को? सुमित सभरवाल के पिताजी को पहले जानता था। वो डीजीसीए में लाइसेंसिंग में थे, डायरेक्टर, और वो सारे पायलट्स के लाइसेंस इशू करते थे। तब से मैं जानता हूँ। और मैं भी मयूर विहार में रहता था जी। और वो भी मयूर विहार में रहते थे। तो ये बच्चा जो है 14 साल छोटा मेरे से, मेरे छोटे भाई के बराबर, और इसको भी मैं अपने छोटे भाई की तरह समझता था। जब ये एविएशन में घुसा तो उन्होंने मेरे से भी काफ़ी पूछा, इसको पायलट बनाना है। फिर धीरे धीरे वो इस लाइन में आया, दिल्ली फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन करने के बाद। तो मैं तो उसको 30 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। सो काफ़ी पहले बचपन से आप उनको जानते थे, जब वो पायलट नहीं बने उसके पहले की बात कर रहे हैं आप? जी। पायलट बनने के बाद जब वो एयर इंडिया में आए तो मैं एयरबस फ्लाई करता था। जी। तो वो ये मेरा, कब की बात होगी? ये होगी 94 95 के जी। करीबन। जी। तो वो मेरे को पायलट फ्लाई किया, तो काफ़ी इच्छुक रहते थे सब कुछ सीखने के, और काफ़ी अच्छा बच्चा था वो, और शांत स्वभाव का था बिल्कुल, जैसे उसके फादर भी काफ़ी शांत जी। स्वभाव के थे। सो सब सीखने की कोशिश करता था हमेशा। तो वो इसलिए वो लास्ट में जब ड्रीम लाइनर में आया तो वो एक चेक पायलट भी बन चुके थे। तो मैं अच्छी तरह उनको जानता था और काफ़ी मिलता था मैं। एक पायलट के तौर पे जब आपके साथ उन्होंने उड़ान भरी, आपके को पायलट हुआ करते थे, कितनी उड़ानें आप लोगों ने साथ में भरी होगी? अब ये तो याद नहीं है कितनी, पर वो तो लॉग बुक में देखने से पता 40 लगे। 50? नहीं, ऐसे नहीं बता नहीं सकते जी। कितनी। वहाँ पे तो कभी कोई
दूसरा को पायलट आता, कभी दूसरा जी जी। हर फ्लाइट में नया पर चेंज होता रहता है। पर मतलब ठीक ठाक हाँ ठीक नंबर था, है उसके हाँ जवाब में, उन्होंने जो आप अपना दोनों ने काम फ्लाई किया है। तो ठीक किया। तो एक पायलट के तौर पे हम्म। उनकी इन्वॉल्वमेंट, एक तरह से कहें तो अलर्ट रहना, सीखने की कोशिश करना, सीनियर से कमांड लेना, कैसे तो कैसे वो इसको बिल्कुल आप कैसे ठीक आंकते थे, हैं? वो बिल्कुल ठीक थे। देखिए जी, पहले को पायलट बनता है आदमी, उसके बाद कमांडर बनता है। बिना सीखे तो कमांडर बन नहीं सकता, उसके ऊपर बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कमांडर बनता है। उसके बाद वो चेक पायलट बना, जो दूसरे पायलटों को, नए लोगों को सिखा सके। उस पोजीशन में ये हादसा हुआ है इनका। आपके दो चीजें हैं, आपके आपके घर आना जाना होता था? हाँ मैं सुमित उनके का घर बचपन जाता में? था, हाँ उनके घर जाता था, मेरे को जानते थे सब, बिकॉज बहुत पास रहे। मैं आईएफएस फ्लैट्स में रहता था जी। और ये डीडीए फ्लैट में मिस्टर सब्बरवाल। उस टाइम मैं बीएसएफ में था, तब से जानता हूँ मैं। तब मैं बीएसएफ की फ्लाइट करता था, उसके बाद एयर इंडिया में 1990 में ज्वाइन किया। जी। कॉकपिट में दो पायलट होते हैं साथ साथ। जी पर्सनल बातचीत हाँ, सब कैसी करते होती हैं। थी, कैसी हाँ रहती अच्छी थी? अच्छी बातचीत तो, नॉर्मल टॉक तो करते हैं सब। जी। तो शांत स्वभाव के? अशांत स्वभाव के, काफ़ी चुप रहने वाले, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन करने हैं तो वो पूछ लेते थे, उसका जवाब देते थे। कभी लगा कि कोई ये ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को वायलेट कर रहा है, नहीं, नहीं मैंने मानने की मेरे कोशिश कर मेरे रहा है? नज़र में तो कभी नहीं। मैं अब जी। 30 साल से ज़्यादा ही हो गए उस टाइम। लाइकिंग डिसलाइकिंग उनकी जानकारी कुछ और? नहीं, वो बिकॉज इतने छोटे बच्चों की तरह तो उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हम नहीं पूछते थे कभी ऐसी। समझ गए। अभी जो आपको अभी जब रिपोर्ट आई है, जो एक इंटरिम रिपोर्ट कही आप उसको, जी। इसमें जो जो एक लाइन है कि उसने कहा कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया, उन्होंने बोला आई डिडंट डू इट, इसका कैसे आप देखते हैं? देखिए क्या साहब, लगता है इसमें क्या पूरी हुआ होगा? रिपोर्ट तो आई नहीं, पूरी कॉकपिट की आई नहीं रिपोर्ट। उसने कहा स्विच ऑफ किया। देखिए, जहाज़ जब टेक ऑफ करता है फुल रनवे पे, जैसे फुल लोड जहाज़ है, लंदन के लिए जा रहा है, 9 घंटे की फ्लाइट है, जी। तो फुल रनवे पे करेगा तो V1 स्पीड आएगी पहले। ये क्या होता है? V1 टेक ऑफ डिसीजन स्पीड, जहाँ पे पायलट सोचता है कि अब, मतलब जो ऑर्डर है पायलट को कि जहाज़ यदि V1 तक कोई इमरजेंसी आए तो उसको अबॉर्ट करेगा टेक ऑफ को, ताकि वो जहाज़ आखिरी रनवे तक रुक जाए। वो सब कैलकुलेटेड स्पीड होती है। और एक उसके बाद थोड़े सी पास ही VR होती है, जिसको कहते हैं रोटेशन स्पीड। उसके उसके ऊपर अनस्टिक करता है पायलट। तो उस दिन पायलट तो वो कर रहा था, कुंदर वाज द मेन, he was given the take off and he was monitoring जी। कैप्टन सबरवाल। सो VR पे रोटेशन हुई है, उसके कहते हैं 1 सेकंड के बाद ही फ्यूल लीवर ऑफ कर दिए। फ्यूल लीवर ऑफ कर दिए और उसके बाद ऑन भी हो गए इमीडिएटली, जो एज पर उनकी रिपोर्ट में जो बता रहे हैं। जी। 1 मिनट में ऑन हो गए तो जहाज पूल करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। और फिर रैट ऑन कर दी, रैट भी दबा के रखनी पड़ती है। यदि फ्लेम आउट हुए हैं VR पे तो जहाज तो टेक ऑफ करेगा, बिकॉज वो मॉनिटर कर रहा है जो पायलट फ्लाइंग है कि एटीट्यूड सही रखे। तो एटीट्यूड तो जहाज का बिल्कुल सही रहा, लैंडिंग गियर भी ऊपर नहीं गए। तो या तो VR के साथ ही कुछ इंजन क्या किन फ्लेम आउट हुए हैं। स्विच ऑफ और स्विच ऑन, हाँ, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा, क्या लगता तो है इन आपको? केस ऑफ इंजन फ्लेम आउट होते हैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। इंजन फ्लेम आउट होता है, इसका क्या मतलब होता है? इंजन फ्लेम आउट, दोनों इंजन चले जाएं एक साथ ही, कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या कुछ उसकी भी वजह से स्विच ऑफ स्विच ऑन हो सकता है? हाँ, मतलब वो कोई हाथ से करना पड़ता बिना है पायलट को। पायलट ने इंटरफेयर किया होगा ना? पायलट नहीं किया होगा, या तो जो अब पूरी रिपोर्ट इन्होंने बताई नहीं है अभी तक, अंदर में कितनी इंडिकेशन आई है, कुछ भी कॉकपिट की सारी इंडिकेशन आते हैं यदि इंजन सारे फेल हो जाएं तो इमीडिएटली। मैं तो 4 इंजन का जहाज उड़ाता था, 747 400। अच्छा, सुमित के साथ आपने काम किया तो किसी क्राइसिस में, किसी
जल्दी में कैसा रिएक्शन होता था उनका? नहीं ऐसा तो कुछ सर पता नहीं, बिकॉज ही वॉज माई को पायलट, सो कमांड हमारे पास थी, तो ऐसा कोई रिएक्शन तो यदि कोई इमरजेंसी होती तो बताता, नॉर्मल फ्लाइट की है। और ऐसी कोई सिचुएशन शायद नहीं आई? नहीं आई नहीं आई। उसके साथ। हाँ, उनके उनके पिताजी से भी अक्सर मिलना जुलना होता हाँ था? मिलते थे हम, मैं पहले बीएसएफ में था तब से ही जाता था। वो डीजीसीए में काम करते थे? डीजीसीए में थे, डायरेक्टर लाइसेंसिंग थे। लास्ट कब मुलाकात हुई उनके पिताजी से आपकी? तो बहुत साल हो गए होंगे 25 साल 30 साल। हम्म। फिर वो यहाँ से छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे जी, पूरी फैमिली? हाँ वो शिफ्ट हो गए थे यहाँ से, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। पर कभी जैसे एयर इंडिया बिल्डिंग वहाँ पे मिल जाते थे। उनके कभी लगा ऐसा एहसास हुआ आपको कभी कोई स्ट्रेस? नहीं मुझे तो ऐसा तो कुछ फील हुआ नहीं जी, एहसास कि वो स्ट्रेस्ड है या वो है। वो अपना नॉर्मल सा काम करता था, चुप रहता था, बस उसको थोड़ी चुप रहने की वो। इंटरव्यू रिपोर्ट पे आप क्या कहते हैं? जब तक पूरा निकलेगा नहीं इसका पूरा सीबीआर डीएफडीआर का पूरी रिपोर्ट कैसे बोलें साहब, कुछ कह ही तो नहीं जल्दी सकता। में इसको ऐसा कलर देने की क्यों कोशिश हुई है? अब ये तो फॉरेन मीडिया या जहाँ के भी लोग कर रहे हैं वही बता सकते हैं। बोइंग का इतिहास ठीक क्यों नहीं है? बोइंग जो है कमर्शियल है, वाइड बॉडी जहाज बहुत सारे हैं। बोइंग ने अपने जहाज अब कुछ चाइना में भी उसके पार्ट्स बनाए, ड्रीम लाइनर के, जगह जगह वो पार्ट्स बनाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो मार्केट में दे जी। उसमें कुछ खामियां हुई होंगी, जैसे उसके बोइंग के चेयरमैन को सीनेट वालों ने क्वेश्चनिंग की। अब ये तो इंटरनल उनका मामला है साहब। हम अच्छा, मेंटेनेंस हिस्ट्री तो उनकी ठीक नहीं है? मेंटेनेंस तो हमारे लोग करते हैं। वो तो पूरा जहाज बना के मार्केट में दे देते हैं। कुछ भी चेंज वेंज करना है तब वो अपने नोटम्स भेजते हैं। टेक्निकल फेलियर हुआ उसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है ऐसी परिस्थितियों में? वही है कि अपना फ्यूल लीवर कट ऑफ ऑन ऑफ, यदि दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं तब इसका चेकलिस्ट है। कितना टाइम, जैसे मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया फिर स्विच ऑन किया, हाँ सो इंजन को फुल पावर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, कितने सेकंड का वक्त लगता है? इंजन जब स्टार्ट होगा उसके बाद दोबारा से स्पूल करेगा तब उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, एकदम तो होता नहीं, बिकॉज दीज इंजन दे यूज ATF फ्यूल, केरोसिन, हाईली सोफिस्टिकेटेड केरोसिन, ATF फ्यूल इज दैट। सो इसमें कुछ टाइम लगता है बिकॉज हमारी हाइट ही इतनी लो थी इस जहाज में। जैसे रोटेशन पे इसके इंजन फ्लेम आउट हुए हैं और फिर भी वो उसने फ्लाई कर लिया 600-700 फीट तक, और इंजन ऑफ ऑन करके रेट ऑन भी हो गया, और उसके बाद गियर उसका नीचे ही था, फ्लैप 5 ही थे, कोई चेंज हुआ नहीं एटीट्यूड। जब इंजन वापस आए नहीं तो फिर वो जहाज ड्रैग होते होते नीचे गिर गया। कोई और भी वजह हो सकती है क्या, अगर हम ये मान के चलें कि इंजन स्विच ऑफ स्विच ऑन का विषय नहीं था, तो कोई और भी वजह हो सकती है उसके, जो शायद उसके इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैडिक जो है इसकी उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हादसे बोइंग के ज़्यादा क्यों होते हैं? अब ये तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। मैंने भी काफ़ी बोइंग उड़ाया है, 10,000 घंटे से ज़्यादा मैंने बोइंग टाइप के उड़ाए हैं। छोटे छोटे हादसे होते थे, हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, कभी टायर बस्ट हो गए, उसके टायर के पीसेस विंग में लगते थे, हाइड्रोलिक सिस्टम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था एक बार। जापान में हमने 5 घंटे होल्ड किया था जहाज, ताकि फ्यूल जेटिसन करें, वहाँ पे फेंके समंदर के ऊपर, क्योंकि टोक्यो से दिल्ली तक की फ़्लाइट 9-9 घंटे की होती थी, हेडविंड मिलती थी। तो ये चलता रहता है साहब। एक ह्यूमन एरर और टेक्निकल फेलियर हवाई जहाज़ के केस में, इसको कैसे एलैबोरेट करते हैं आप? ह्यूमन एरर, किसी ने गलती की तो फ़ौरन एक्शन लेके उसको ठीक कर लो, और टेक्निकल है तो फिर टेक्निकल के हिसाब से उसको एक्ट करना पड़ता है। चेकलिस्ट है उसकी सारी, कुछ भी एरर है तो सबकी चेकलिस्ट है अलग अलग, इतनी पूरी हर सिस्टम की चेकलिस्ट है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत भी आई, हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है पायलट होने के नाते, क्योंकि आपके पास एक पूरा होराइजन है, इसलिए क्योंकि आपने वहाँ काम किया,
कि कोई जोखिम भरा फैसला वो कर सकते थे पायलट इसको अबॉर्ट करने के लिए? जोगिंग भरा यही कर सकते थे, यदि रोटेशन पे इसका वो हुआ है तो फिर एकदम बंद ही कर देते और फिर जहाज़ तो रनवे से बाहर जाता, फिर भी इतना नुकसान नहीं होता। जैसे सारे के सारे लोग अपनी जान खो बैठे, एक ही जना बचा उसमें। जी। ये हो सक कई बार होता भी था ऐसे कि रोक लेते थे कई लोग। तो पर जो जी। एक्चुअल इसमें जो ऑर्डर है एज पर द बुक, यू हैव टू कंटिन्यू आफ्टर वीआर, रोटेशन स्पीड के बाद। उसके बाद यदि रोका तो फिर पायलट फुली ब्लेम्ड सारा। वो गए पर उनके इंजन ऑफ हो गए, फिर दोबारा ऑन कोशिश की गई, फिर एक इंजन आया थोड़ा, उसके बाद हाइट इतनी कम थी, ड्रैग ज़्यादा था, जहाज़ क्रैश हुआ। पहले बोलते थे इफ इट इज नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग। अब ये बोल सकते हैं कि इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट गोइंग। सब मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बोइंग बहुत फ्लाई किया हुआ है। मैंने DC-3 भी फ्लाई किया हुआ है, एवरो भी फ्लाई किया हुआ है, सुपर किंग भी किया हुआ है। एक डेटा आपको थ्रो करता हूँ बेरी साहब कि पिछले 25 साल में जी। पिछले 25 साल में हर साल बोइंग का एक हवाई जहाज़ गिरा और जो एवरेज फैटेलिटी है रेट उसमें से आप लगे 100 पैसेंजर्स ईच एयरक्राफ्ट। इसमें 737 मैक्स हैं, 747 और 757 मिला के मेजॉरिटी ऑफ फैटेलिटी जो है वो 40% टेक ऑफ के वक्त हुए हैं। क्या कहते हैं इस डेटा पे आप, जिसमें अलास्का एयरलाइंस है, लायन एयर है, इथियोपियन एयरलाइंस हैं, चाइना एयरलाइंस हैं, चाइना ईस्टर्न है। देखिए 737 मैक्स में तो काफ़ी खामियां थी, इसलिए वो ग्राउंड भी रहा काफ़ी टाइम। जी। बिकॉज ये मोस्टली कंप्यूटराइज ज़्यादा कर दिया, जैसे पहले नॉर्मल होते थे वैसे नहीं। अब ये पायलट का काम तो बिल्कुल मिनिमम कर दिया, सारे कंप्यूटर काम करते हैं। टेक ऑफ करो, एकदम ऑटो पायलट लगाओ और जहाज अपने आप उड़ता है। नीचे FMS में सारा फीड कर दो, यहाँ से अमेरिका भी जाना है तो पूरा रूट फीड हो जाएगा। पायलट का काम है कि ऊपर देखो मौसम ख़राब है या किधर डाइवर्ट करना है, लेफ़्ट राइट, तब पायलट उसके अंदर इंटरवीन करके ये सब करता है। तो इन्होंने एकदम इसको वैसा कर दिया बिना, आजकल तो ज़माना ऐसा आ रहा है कि बिना पायलट के ही चलाएंगे, जैसे बिना उसके ड्राइवर के कारें चलने लग गई अमेरिका में। बोइंग के इस मॉडल से जुड़े कई शिकायतें हुई हैं 2018 के बाद भी, उससे पहले भी। इसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है क्या कंपनी के लिए? आप मतलब नहीं, कंपनी लगे तो पूरा सॉफ्टवेयर पूरा प्रॉपर चेक करे तो ठीक होने में कौन सा काम ठीक नहीं होता था। ऐसा ही 787 में कहीं अप्रोच में भी हुआ था, फ्लेम आउट हुए इंजन, पर वो हाइट थी तो वो बचा के अपना लैंड किया। जापान में कहीं मैंने सुना था जी। पर आई एम नॉट। जापान में और बहुत ढेर सारी एयरलाइंस के नाम अभी मैंने लिया आपको, जैसे कहते हैं कि 12% जो दुर्घटनाएं हैं वो लैंडिंग के वक्त हुई हैं और अराउंड 38-40% टेक ऑफ के वक्त। ऐसा टेक ऑफ के वक्त क्यों ऐसा टेक ऑफ बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज टेक ऑफ के टाइम में आपकी स्पीड इतनी कम है, स्पीड नहीं है और हाइट भी नहीं है आपके पास, तो उसमें कोई है पंगा हो और आप अटेंटिव नहीं हो तो फिर ये हो सकता है ऐसा। जब आपकी स्पीड इतनी कम है, स्पीड को हम हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइट को स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर स्पीड ही नहीं है तो इतनी कम है तो फिर उसको कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे आप सपोज 30,000 फीट पे उड़ रहे हैं जी, आपकी स्पीड स्टॉल पे आ गई, स्टॉल हो गया जहाज, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, पिच डाउन करके स्पीड बढ़ जाएगी। स्टॉल हो गया मतलब क्या हुआ? स्टॉल एक जैसे पत्थर की तरह ऊपर से जहाज गिरता है, उसकी स्पीड इतनी कम हो जाए, एक स्पीड के तहत ही जहाज हवा में रह सकता है कि मिनिमम स्पीड ये है और ये है स्टॉलिंग स्पीड। इसके नीचे आएगा तो जहाज डब्बे की तरह नीचे गिरेगा। ये है वो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ट्रेनिंग में स्टॉल करके देखते हैं ना सारे सिमुलेटर्स में, तो प्रैक्टिस करते हैं उस, तो कभी होता नहीं है ऐसे, बिकॉज हम लोग अटेंटिव रहते हैं कि स्पीड कम होनी ही नहीं चाहिए।
और स्पीड कम होगी तो फिर इंडिकेटर भी आ जाते हैं और नॉइज़ भी आती है। प्रैक्टिस तो करते ही है ना हम लोग सारे, स्पीड अपने स्टॉल की और अपना टर्न्स की। सडनली आपको मोड़ना है तो आपको इमीडिएट कैसे टर्न करना है, ये सारी चीज़ों की हमें सब प्रैक्टिस होती है। सारे पायलट जो हैं ट्रेंड होके ही इस लेवल तक पहुंचते हैं। और कमांडर बनना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एयर इंडिया में तो धीरे धीरे ही बनाते हैं, एक साथ तो करते ही नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में जो भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ज़्यादातर तो ऑटो पायलट मोड पे एयरक्राफ्ट चलता है, डिजिटल सिस्टम पे आधारित है, क्या ये कहना उचित है कि किसी इंजन फेल्योर या सिस्टम लॉजिक डिसरप्शन के लिए केवल पायलट जिम्मेदार हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पायलट कैसे जिम्मेदार होगा? अब इतना कंप्यूटराइज जहाज़ हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रिकल फेल हो तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने सुना था WOW वेट ऑन व्हील्स, जहाज के कंप्यूटर ने सोचा जहाज तो अभी ग्राउंड पे ही है तो पावर इसकी खींच दो। इसका भी मैंने लॉजिक्स, अब ये तो पूरा DFDR और CVR पूरा खोल के पूरा छानबीन होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अच्छा, एक और बात बेरी साहब की, हवाई जहाज के दोनों इंजन अगर इकट्ठे खराब हो जाएं, बंद हो जाएं, तो पायलट के पास क्या विकल्प होते हैं? तो यही है कि फ्यूल लीवर ऑफ और फ्यूल लीवर ऑन, रैम एयर टरबाइन ऑन, इस जहाज की तो ये है। और इंजन खराब हो जाए तो ऐसा हो सकता है? इंजन दो तो एक साथ खराब होने बहुत ही रेयर है। इंजन बंद, फ्लेम आउट ही हो सकते हैं। जैसे आप वॉल्केनिक ऐश के ऊपर से जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं है, कोई वॉल्केनिक जहाँ पे एरिया में ज़्यादा है, हम 33,000-35,000 पे उड़ रहे हैं और वो ऐश ऊपर पहुंच गई तो सारे फ्लेम आउट हो जाएंगे। फिर उसको ऐसे ही ऑन ऑफ करके तब तक जहाज गिरता रहेगा। हाँ, जब तक अपनी हाइट को हम स्पीड में कन्वर्ट करके नीचे जाते रहेंगे और जहाज को स्टार्ट कर लेंगे। कितने इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं। पर ये तो सिर्फ टेक ऑफ के बाद ही एकदम हुआ है, VR स्पीड के बाद ही जो लग रहा है। अच्छा, आपने जो कवरेज देखा है जी, सुमित सब्रवाल को, एक पायलट को दोषी करार देने या करार दिखाने की कोशिश में हिंदुस्तानी और विदेशी अखबारों में एक डिस्क्रिमिनेशन देखा आपने? अंतर देखा, मुझे बड़ा गंदा लगा। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। जब तक आपकी फुल रिपोर्ट आए ना, किसी को कैसे आप गुनाहगार बना दोगे। एक इंडोनेशिया में एक एयर क्रैश हुआ था 2018 में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, लायन एयर का जी, उसमें हिंदुस्तान का पायलट मारा गया था। डू यू रिमेम्बर? मयूर विहार में रहता था वो पायलट। तो उसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट उसकी आई उसमें पहले पायलट को इन्होंने ब्लेम किया और बाद में जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें बोला कि इसमें कोई टेक्निकल दिक्कतें थी। तो सब पायलट ही जो है ना, उसी को तो सबसे इजी तो वही है। उसको जब है ही नहीं, वो चला ही गया भगवान के पास, तो उसको ब्लेम करने में तो इनको क्या है। इन्होंने तो अपनी कमाई करनी है। जो कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। ये इमीडिएटली तो खैर उन्होंने तो कोई दिया ही नहीं है ना, कोई भी। बोइंग ने तो कुछ बोला ही नहीं है। बोइंग ने तो कुछ नहीं बोला, ये तो वहाँ के लोकल पत्रकार ही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की रिपोर्ट छपने से पहले उनके पास अखबारों में रिपोर्ट है, ये कहाँ से आया होगा? ये तो आपको पता ही है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा बेरी साहब, क्या ज़्यादा काम करना, ओवर स्ट्रेस रहना पायलटों के लिए दुर्घटनाओं की वजहों में से ये भी है? देखिए, ओवर टाइम तो जैसे आजकल तो कितनी लैंडिंग करते हैं पायलट्स, 4, 5, 6 कहाँ जाते हैं। तो है, स्ट्रेस तो है साहब। एक तो रात से सुबह जब होती है, पायलट उड़ के जा रहा है, तब थकावट महसूस होती है। तो ये तो जो कंपनीज हैं, ओवरवर्कड है पायलट आजकल। तो मुझे, अब मैं फ्लाई नहीं कर रहा कितने साल से, तो मुझे पता नहीं है कितना काम करा रहे हैं। नहीं, पर आपके जान पहचान के लोग फ्लाई कर रहे होंगे। तो अब तो है, जैसे अमेरिका की फ्लाइट्स हैं तो उसमें तो 4 पायलट उड़ते हैं हाफ टाइम। तो इसलिए मेरे ख्याल तो नहीं है। पर किसी को नींद नहीं आई तो ओवर स्ट्रेस तो हो ही जाएगा वो।
जहाज में कई को नींद आती है, किसी को आती नहीं है। नहीं, पर जो नया सिस्टम है, आपका ज़माना थोड़ा और था, इधर 10 साल से जितना स्ट्रेस है कि आप यहाँ से चेन्नई लेके जाओ, चेन्नई से वापस दिल्ली लेके आओ, दिल्ली से देहरादून उड़िए, वहाँ से फिर कोलकाता जाइए। हाँ, ये तो थोड़ा हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हम्म, एक फ्लाइट कर ली, मैक्सिमम 2 कर ली, जी पर ये नहीं कि 5-5 लैंडिंग करके स्ट्रेस करते हैं। बिकॉज उनको अपना पैसा कमाना है एयरलाइंस को, कि जी। कैसे जितना मैक्सिमम जहाज़ को यूज़ करें उतना। 10 घंटे हमारे, मेरे ख्याल एयर इंडिया में 10 घंटे का था, पता नहीं कितना घंटा उड़ा रहे हैं हर डे। लास्ट आपकी कब मुलाकात हुई थी सुमित सब्रवाल से? मेरी हुई होगी साहब 20-1 साल तो हो गए कम से कम। कुछ बातें याद हैं आपकी जो आप नहीं, वो दोनों अच्छा मिलके बच्चा था, exchange- बढ़िया तरह, बहुत इज्जत देता था। इसलिए क्योंकि मैं उनके फादर का भी अच्छा वाकफ था, इसलिए और मैं। उनके पिताजी से कब लास्ट आपकी मुलाकात हुई वो है? डीजीसीए में ही हुई थी जब वो थे। जब आप बीएसएफ में काम करते जी थे तब जी। की बात है ये? हाँ तो मतलब 1990 के आसपास की बात होगी। हाँ, 90-88 तब। अच्छा, एक और बात बेरी साहब की, जो पायलट ट्रेनिंग रिजीम है सभी प्राइवेट एयरलाइंस में, दुनिया भर की एयरलाइंस में, हिंदुस्तान में खास पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, हम्म एयर इंडिया में, इंडिगो में, जितनी भी एयरलाइंस हैं, आकाशा जो भी है, इसमें जो पायलट ट्रेनिंग रिजीम है उसको और ज़्यादा सख्त किए जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा डिसिप्लिन किए जाने की ज़रूरत है, या लगता है कि वो पर्याप्त है क्या इस दुर्घटना के बाद? ये नहीं, ट्रेनिंग तो पूरी प्रॉपर हो रही है आजकल। हम्म, अब तो और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। पहले हमारे टाइम में इतनी ज़बरदस्त वो नहीं होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। अब आकाश में इतने प्लेन उड़ रहे हैं इस वक्त, 1-1 मिनट के बाद टेक ऑफ हो रहा है। एक जहाज़ रनवे पे टेक ऑफ कर रहा है, दूसरे ने अभी रनवे छोड़ी है, आधी पूंछ उसकी पीछे ही रह गई, तब तक जहाज़ टेक ऑफ होना है। जब तक वो उसके नज़दीक पहुंचता है जी। तब जाके एयरबर्न होता है। कितनी बार बॉम्बे में हुआ है ऐसा। आपके एविएशन की दुनिया में, खासकर इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में, एक सेइंग है कि इफ द पायलट इज अलाइव नेल हिम, इफ द पायलट इज डेड ब्लेम हिम। ब्लेम हिम, ये तो है, आपको भी पता है। ये आसान है क्या पायलट को ब्लेम करना? मुंह से किसी ने कुछ बोलना है तो क्या करेगा कोई, जो तो है ही नहीं बेचारा। नहीं, क्योंकि रजीम जो डिफरेंट है बेरी साहब, देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरर इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद एक नहीं है, तीन मैन्युफैक्चरर है। हाँ, जैसे जी जी लगा जी दिए, भी जो है, इंजन बनाते हनीवेल हैं, भी है, जी जी जी, जिसका ये फ्यूल सिस्टम है। हाँ। हाँ, तो तो फाइनल जो मैन्युफैक्चरर है वो बोइंग है, उसके बाद उसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व है जो इस केस में एयर इंडिया है, तीसरा जो उसमें इन्वॉल्व है वो रेगुलेटर इन्वॉल्व है, जो मतलब सरकार का एक कहिए तो नोडल एजेंसी है, जी। उसके बाद पायलट इन्वॉल्व है। इन चारों जो आप देख रहे हैं, चार जो चीज देखा आपने ब्रांचेस हैं, उसमें से पायलट को ब्लेम करना सबसे आसान वाला रास्ता है। बिकॉज वो है ही नहीं, अब चला गया बेचारा। यदि बच भी गया तब भी उसको ब्लेम कर देंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। उसकी क्लास रोज लगेगी, तनख्वाह काट देंगे उस वक्त से फिर, और क्लास चालू हो जाएगी उसकी। ये होता है। आपने बड़ी भारी जिम्मेदारी निभाई एयर इंडिया में, जहाँ पे आप चेयरमैन के साथ हाँ, मैं आरडी, काम करते थे। हाँ, ओएसडी भी रहा जी। हूँ। और मैं तो पायलटों को ब्लेम करना, तो फिर क्या होता है जब कोई किसी पायलट को आप नेल करते हैं, तो क्या क्या होता है उसमें? उसमें उसकी तनख्वाह बंद कर देते हैं, हम्म, उसकी बार बार उसको बुला के उसको ब्रीफ करते रहते हैं, यही सब कुछ होता है। मतलब कोई मेंटल टॉर्चर सा भी होता होगा कभी कभी उनके तो लिए? वो फील होगा ही, जो आदमी फ्लाई करता है उसको फ्लाइंग ना मिले तो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा फौरन। आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी किसी को होते हुए देखा है आपने, किसी जूनियर को, और जिससे आपको लगता था कि देखो पायलट दोषी ने, फिर भी इसके साथ अत्याचार हो रहा हाँ, है? ये होता रहता था। यहाँ भी पॉलिटिक्स होती थी, ऐसा तो है नहीं कि हर तरह का ऑफिस है, यहाँ भी अलग अलग है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? होता रहता था कोई, तो हम तो कूल आदमी हैं, अपना काम करते थे और निकल लेते थे। कलर में उसको देखा गया, उसमें लगता है कि बायसनेस ज़्यादा है, और मतलब एक एंटी पायलट एटमॉस्फेयर फीलिंग सी लगती है।
आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, इतनी जल्दी जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं है, पूरा कन्वर्सेशन नहीं है, कैसे हम लोग। पायलटों के प्रति अन्याय है ये। काफ़ी अन्याय है। और ये ग्रोइंग मार्केट है इस वक्त एविएशन की, हम नंबर 3 है वर्ल्ड में और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मोदी जी का वो है कि हर शहर में हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए, हर जगह हमें जाना चाहिए। पायलटों को ब्लेम करना बहुत ये आसान कितना है। कितना खतरनाक ट्रेंड है ये खतरनाक है और नेगेटिविटी फैलाने का। इतनी जल्दी किसी को बिना पूरी रिपोर्ट के कैसे कोई ब्लेम कर सकता है। कम्युनिटी के लिए निराशा का विषय है। हाँ, इतना टाइम, इतना पायलट की लाइफ इतनी टफ है, बिना मेडिकल के आप जहाज़ उड़ा नहीं सकते। और मेडिकल के लिए कोई भी पैरामीटर डाउन है तो आप ग्राउंडेड हैं। काफ़ी पैसे नहीं मिलते उसके। हाँ, और हर 6 महीने में सारे चेक्स होते हैं आपके, जी। सिमुलेटर चेक्स, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। और हर साल, ये नहीं कि एक बार आपने पढ़ाई कर ली, बीए कर ली और उसके बाद आप नौकरी करते रहे। यहाँ तो हर 6 महीने के बाद एज ए कमांडर आपके चेक्स होने ही होने हैं और मेडिकल होना है। वीआईपी लोगों के फ्लाइट उड़ाने में जी जी। और नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ाने में एसओपी में कोई फ़र्क है? उनके टाइमिंग है ना, ऑन वीआईपी फ्लाइट के लिए ऑन टाइम फ्लाइट उड़ती है, 1 मिनट, एक मिनट। तो उस हिसाब से क्या ये डोर क्लोजिंग टाइम है, ये डोर ओपनिंग टाइम है, इस टाइप से उसको उड़ाना पड़ता है। कहीं भी लेट हो जाओ तो सब परमिशनें लेनी पड़ती हैं। आपके अनुभव कैसे हैं? वीआईपी किन किन वीआईपी को लोगों को आपने फ्लाई कराया है? मैं तो ज्ञानी जैल सिंह ऑनवर्ड सबको ही किया है ऑलमोस्ट। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह? हाँ, उनके भी मैं टोटल इंचार्ज होता था उन फ्लाइटों का ही जी। सारी, बिकॉज प्रेसिडेंट्स में से? अब्दुल कलाम जी को। जी। तो सबका। कुछ और वीआईपी का नाम ले सकते हैं जिसको आपने फ्लाई किया हो? नरसिम्हा राव जी को। जिस दिन मिसेस गांधी की डेथ हुई थी उस दिन मैं नरसिम्हा राव जी को फ्लाई करके लाया था वारंगल से। जी। वारंगल में हम थे तो पता लगा कि मिसेस गांधी की गोली लगी है, पर उनका कुछ बताया नहीं कि अभी है या नहीं है। पूरी फ्लाइट में नरसिम्हा राव जी मेरे साथ बैठे रहे कॉकपिट में। जी। और एवरो जहाज था बीएसएफ का। तो फिर यहाँ आके पता लगा जब प्रणब मुखर्जी आए एयरपोर्ट पे, उनसे मिले, गुफ्तगू हुई, तब राजीव गांधी जी तो मेरे ख्याल उधर थे, कलकत्ता साइड में कहीं थे। तो ऐसे मैंने आईपीकेएफ के लिए भी बहुत फ्लाइट किया। जी। जाफना, ट्रिंकोमेली, बेयोनिया, बट्टी कलोआ, इन सब जगह किया है। पंजाब प्रॉब्लम में भी मैंने फ़्लाइटें की रात रात को। अच्छा, ये इसमें जब कहते हैं कि पायलट उसने, जब सब्रवाल साहब ने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, अब उसमें लोग एंगल ढूंढ रहे हैं बिना कुछ डिटेल में गए हुए। अब जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ के निकाली है वो थोड़ी और पूरी एनलार्ज करके निकालते तब पता लगता ना। अभी ऐसे हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो पायलट था, जो को पायलट था, ही वाज फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। तो उसका तो नज़र सीधी पीएफडी एनडी पे ही थी और सामने थी एटीट्यूड कैसे मेंटेन करके। तो उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। और बीच में से इंजन कैसे ऑफ हो गए और फिर ऑन हुए, कुछ एक इंजन आया, पर आपकी हाइट इतनी कम थी जी, तो जहाज़ को नीचे आया। आपने देखा होगा पिक्चर में, धीरे धीरे नीचे आ रहा सिंक करते हुए। और जैसे ही वो टच हुआ तो इतना फ्यूल था कि एकदम आग के गोले की तरह। प्रॉब्लम से भी हवाई जहाज नीचे आ सकता है? नहीं, फ्लैप तो 5 ही थे, वो टेक ऑफ के फ्लैप ही थे। वो तो लिफ्ट ही देते हैं उस टाइप के फ्लैप। जब फ्लैप्स फुल होते हैं तब ड्रैग देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, पावर की वजह से, इंजन पावर नहीं थी, इंजन पावर एकदम कट ऑफ हो गई।
जब आपके पास आगे मूवमेंट करने की पावर ही नहीं है तो आप कैसे क्लाइंब करेंगे। अब तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जो स्टॉल बोलते हैं उसको, स्टॉलिंग उस एंगल में आया और वो नीचे लगा। वो सब पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट के मुकाबले भारत में एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत कम है। को कैसे आप समझते, कम है, ज़्यादा बहुत है? काफ़ी कम है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। हमारा अच्छा है बिकॉज हमारी DGCA काफ़ी टफ रहती है इस चीज़ों में। सख्त है। हाँ, सख्त है। पर ये है कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और DG वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो बाकी तो सारे सेफ्टी वाले काफ़ी अच्छे लोग अच्छा, हैं। आपने दोनों हवाई जहाज उड़ाए हैं, आपने एयरबस भी उड़ाया है, आपने बोइंग भी उड़ाया है, जी। ड्रीमलाइनर भी उड़ाया आपने? ड्रीमलाइनर मैंने ट्रेनिंग की थी, फिर बिकॉज ड्रीमलाइनर में खामियां थी तो मैं फिर वापस अपने जहाज़ में चला गया। वापस चले गए। हाँ, जब बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट में जी कोई ज़्यादा आसान उड़ाना है, ये आसान है, ये कठिन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, जहाज़ तो सारे सेम ही है, उड़ाना सेम ही है, चाहे आप सेसना उड़ा लो या कुछ भी उड़ा लो, टेक्निक सबकी एक है। उनके सेफ्टी रिकॉर्ड हाँ, एयरबस के बोइंग से बेहतर कैसे हैं? अब ये तो मैं डाटा निकालना पड़ेगा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो तो पूरा डाटा निकाल के। बोइंग एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रॉकेट्स भी बनाती है, क्या क्या करती है ये। तो एयरबस का तो मुझे इतना। बोइंग में क्या इनको मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस में इनको दिक्कत है कि इनकी रिकॉर्ड ख़राब हैं? जो अभी की इंटरव्यू उस दिन से वहाँ पे हुई थी इनके चेयरमैन से, उसमें लगा इन लोगों ने काफ़ी लोगों को निकाल दिया जो एयरवर्दीनेस और जो करते थे। विशल ब्लोइंग भी की एक उनके अधिकारी ने। जो मृत पाया गया एक कार में, ये सारा था। ये तो सारा छांटने के बाद ही पता लगेगा। मेरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।